24 और दिन भर की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूं कामिनी शर्मा। दर्शकों, आप जानते हैं कि इस कोरोना महामारी की वजह से कितनी जानें जा चुकी है और अभी भी यह आंकड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो दर्शकों, हमने भी अपने न्यूज़ टीम की सेहत का ख्याल रखते हुए इस महामारी के थमने तक अब घर से ही काम करने का निर्णय लिया है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह पसंद आएगा और आप परेशान न हो। AM News 24 दिन दुनिया की हर खबर बिना रुके आप तक पहुंचाता रहेगा। तो आइए बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। शहर में कोरोना की कहर व सरकारी गाइडलाइंस का भी लोगों पर नहीं दिखा असर। दवा दुकानों में जमकर हो रही भीड़। मुख्यमंत्री ने आवासीय कार्यालय से संजीवनी वाहनों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। लोगों को मिलेगी राहत। बिष्टुपुर पुलिस ने देवनगर के रहने वाले नरेश दास को एक घर में चोरी करते हुए रंगे हाथों दबोचा। कदमा स्थित जमशेदपुर मेडिकल स्टोर के सामने सरकारी गाइडलाइंस और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते कई लोग एक साथ दवा लेने के लिए जमा हो गए। कुछ लोगों को दवा के लिए लाइन में भी खड़ा देखा गया। ना तो कहीं पुलिस और ना ही प्रशासनिक विभाग के अधिकारी दिखे, जबकि पूरे शहर में पुलिस और प्रशासनिक विभाग के अधिकारियों की गश्ती है। हर जगह का निरीक्षण किया जा रहा है। भीड़ लगाने वालों को चेतावनी दी जा रही है। दुकानों को 2 बजे तक ही खोले जाने का निर्देश दिया गया है। अगर 2 बजे के बाद भी दुकानें खुलती हैं तो उनके खिलाफ कार्यवाही की भी बात कही जा रही है। बावजूद इसके जमशेदपुर मेडिकल स्टोर के सामने इतनी भीड़ का लगना पुलिस प्रशासन की लापरवाही की ओर इंगित करता है। यह अलग बात है कि आम लोग भी इसके लिए कम कसूरवार नहीं है, लेकिन लोगों के सामने भी मजबूरी है। दरअसल लोगों को दवा की ज़रूरत है। बेवजह लोग दवा दुकान के सामने लाइन में क्यों खड़े होंगे? कहीं ना कहीं लोगों को मजबूरी ने वहां खड़ा कर रखा है। पूरे शहर में घूमने की भी मनाही है। ऐसे में कुछ लोगों ने इस बात की मुखालफत की है कि दवा दुकानों को कम से कम शाम 6 बजे तक खुले रखने की इजाज़त दी जाए। इस संबंध में धतकीडीह के मुखिया सुरेश मुखी ने बताया कि वे मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री दोनों से यह गुजारिश करते हैं कि कम से कम मेडिकल स्टोर को शाम तक खुले रखने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि बीमारी बढ़ रही है। लोगों को दवा की ज़रूरत पड़ रही है। क्योंकि दुकान को 2 बजे तक ही खुला रखना है, इसीलिए भारी भीड़ जमा हो जाती है। ऐसे में कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा भी बढ़ रहा है। जानकारी हो कि कदमा क्षेत्र में पिछले सप्ताह ही हॉटस्पॉट के रूप में घोषित किया जा चुका है। कदमा का धीरे धीरे अभी संक्रमित जो है धीरे धीरे कम हो रहा है और उसके बाद भीड़ भाड़ इतना नहीं है कदमा में। पहले के भांति जितना भीड़ भाड़ था, अभी भीड़ भाड़ नहीं है। आप भीड़ भाड़ देखते होंगे, फिर मेडिकल दुकान में जो बीमार है वहीं पर भीड़ भाड़, वो भी वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। तो मैं राज्य के सरकार, हेमंत सरकार से और हमारे जो स्थानीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि दुकानदार को लोग को जो राहत दे। दुकानदार जो बंद है, आप देख सकते हैं कि साक्षी में 6 से 2 दुकानदार हो रहा है, बिष्टुपुर में हो रहा है, मानगो में भी हो रहा है। तो मैं कदमा के दुकानदार लोग का स्थिति जो है बहुत ही दयनीय स्थिति है। मैं आग्रह करूंगा सरकार से और सूबे के मंत्री से भी आग्रह करूंगा कि दुकानदार लोग को राहत दिया जाए। इन लोगों को भी 6 से 2 बजे तक दुकान खोलने की इजाज़त दी जाए। देखिए, ये तो मेडिकल वाले लोग की भी गलती है और अधिक से अधिक गलती है हम लोगों के जो पब्लिक की भी गलती है। सारा ये लोग को पता है कि स्थिति क्या है, लेकिन ये लोग को मेडिकल वालों से भी आग्रह मैं करूँगा कि अपने जो ग्राहक को है, कस्टमर को है, जो वो लोग को बोले कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क लगा के आए आप सामान। दर्शकों, आपको बताते चले कि पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित हो चुके हैं और जहां पश्चिम बंगाल में टीएमसी की भारी जीत हुई है और वह फिर से वापस आ गई है, तो वहीं आसाम में बीजेपी वापस आई है। वहीं केरला की बात की जाए तो वहां लेफ्ट पार्टी आई। तो चलिए इन 5 राज्यों के चुनाव परिणामों पर विशेष जानकारी दे रहे हमारे राजनीतिक विश्लेषक अजीज मुबारकी जी की ये वीडियो आइए देखते हैं। दोस्तों नमस्कार। 5 स्टेट्स के चुनाव थे, वो ख़त्म हो चुके हैं अब और रिजल्ट भी आ गया है। अब इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि कौन सरकार बनाएगा, कहीं कोई हंग असेंबली, ऐसा कुछ नहीं है। हर जगह जहाँ भी मैंडेट है वो बहुत क्लियर कट मैंडेट है और बंगाल में टीएमसी की बहुत बड़ी जीत हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मुझे लगता है इतनी बड़ी जीत है जिसकी उम्मीद शायद टीएमसी के लोगों को खुद भी नहीं थी। आसाम में बीजेपी वापस आ गई है।
केरला में लेफ्ट पार्टीज वापस आ गई हैं और पुडुचेरी जिसको कहते हैं, अब हम वहाँ बीजेपी शायद अपने अलायंस पार्टनर के साथ सरकार बना ले। तमिलनाडु में डीएमके आ जा रही है, जहाँ कांग्रेस बहुत छोटा सा एक अंश है उनके अलायंस का। कुछ लोगों का ये कहना है कि बीजेपी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर किसी का नुकसान हुआ इन 5 स्टेट के इलेक्शंस में तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी का हुआ है। बीजेपी का कोई नुकसान नहीं हुआ। बंगाल में उनकी कोई से नहीं थी, बंगाल में सिर्फ 3 सीटें थी उनकी, 3 से आज वो 70+ है, यानी लगभग 77-78 सीटें हैं उनके पास, जिसमें भी 2 इलेक्शन होना बाकी हैं। हमें नहीं मालूम कौन जीतेगा वहाँ। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा हुआ है बंगाल में। 70+ आने का मतलब एक बहुत बड़ी ऑपोजिशन पार्टी के रूप में उभर करके आए हैं। नुकसान अगर किसी का हुआ बंगाल में तो लेफ्ट का हुआ जो 0 हो गए, कांग्रेस का हुआ जो 0 हो गए, और आईएसएफ का हुआ जो एक नई पार्टी बनी थी वहां पर, जिनका एक महागठबंधन, एक जोट और पता नहीं कुछ नाम रखा था इन्होंने, मेरे अभी दिमाग में नहीं आ रहा है। तो उस जोट का नुकसान हुआ। कांग्रेस का बड़ा नुकसान हुआ आसाम में, जहां लग रहा था कि कांग्रेस आ जाएगी, कांग्रेस का ऐसा मानना था कि कांग्रेस जीत सकती है, लेकिन वहां कांग्रेस 40s में रुक गई और क्लियर कट मेजॉरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी वापस आसाम में आ गई। उसी तरह से एलडीएफ केरला में अगर आप देखेंगे तो हमेशा केरला में एक पार्टी 5 साल रहती है, फिर सत्ता बदल जाती है, फिर ऑपोजिशन वाली पार्टी रूलिंग में आ जाती है। ये सिलसिला चलता रहा बरसों बरस तक। इस बार लेकिन ऐसा हुआ कि लेफ्ट पार्टी वापस जीती है और उसने वापस पावर को वो एंजॉय करेंगे अगले 5 साल के लिए। तो वहां पर भी कांग्रेस वापस नहीं आई, वहां भी भारतीय जनता पार्टी का कुछ था नहीं। एक एमएलए था जो शायद इस बार हार गया उनका। पुडुचेरी में जैसा मैंने आपको बताया कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी वापस आ रही है, सरकार बना ले रही है इस बार, क्योंकि अभी जो सरकार थी वो कांग्रेस की थी, उसका सरकार गिर गई थी, उनके लोग इधर से उधर कुछ हो गए, उसके बाद वहां पर इलेक्शन की डेट अनाउंस हो गए। अब इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी अपने अलायंस पार्टनर्स के साथ वहां सरकार बना लेगी। अब बचा तमिलनाडु में जयललिता की कमी बहुत महसूस हो रही है, सच पूछिए तो लोकल राजनीति में। और यही वजह है कि जयललिता के बाद वो पार्टी और वो स्टेट से उस पार्टी का जो एक अपनी एक अथॉरिटेरियन अथॉरिटी थी वो लगभग खत्म हो गई है। और यही कारण है कि एआईएडीएमके के हिस्से भी हुए उनके जाने के बाद, जयललिता जी के निधन के बाद वो पार्टी लगभग खत्म हो गई है। और ये आना तय था कि डीएमके आ जाएगी वहां पर और स्टेलिन शायद मुख्यमंत्री होंगे। तो ये बहुत कोई अजूबा बात नहीं हुई। लेकिन अगर आप देखें तो इन 5 स्टेट में अगर आप थोड़ा सा बैठ के ठंडे माथे से आकलन करेंगे तो आपको समझ में आएगा इन 5 स्टेट में अगर किसी का नुकसान हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का हुआ है। कांग्रेस का नुकसान हुआ बंगाल में, जहां उनको करीब 35-40 सीटें थी वो उनके हाथ से चली गई। उनको नुकसान हुआ आसाम में, जहां लग रहा था कि वो वापस आ सकते हैं। उनका नुकसान हुआ पुडुचेरी में, जहां उनकी सरकार थी और गिर गई थी। उनका नुकसान हुआ केरला में, जहां 5 साल पूरे होने के बाद लगता था कि सत्ता पलट हो जाएगी और वो वापस आ जाएंगे। और उनका छोटा सा एक माइनर फायदा हुआ तमिलनाडु में, डीएमके के साथ उनका एक छोटा सा, मैं कहूंगा बहुत बड़ा कुछ नहीं है क्योंकि डीएमके बड़ा पार्टनर है, कांग्रेस छोटा पार्टनर है वहां, तो कांग्रेस को एक स्टेट बाय डिफॉल्ट कहीं ना कहीं तरीके से मिलेगा। तो मुझे लगता है कि अगर किसी का नुकसान हुआ तो कांग्रेस का हुआ। और कांग्रेस के बड़े नेताओं को जरूरत है कि सर जोड़कर बैठे और जो उनकी नीति है उसको ठीक करें, अपनी नीयत को ठीक करें अगर वो कभी भी पावर में आना चाहते हैं। मैं फिर आपके साथ बैठूंगा बहुत जल्द, पूरे स्टेट्स के आंकड़े लेके बैठूंगा, ग्राफिक्स के साथ आपको समझाऊंगा क्या हो रहा है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया। दर्शकों, आपको बताते चले कि कंगना की बेबाकी एक बार फिर से भारी पड़ गई है। जी हाँ, हमेशा से सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली कंगना रनौत की ट्विटर अकाउंट परमानेंटली सस्पेंड कर दी गई है। आपको बताते चलें कि देश विदेश के मुद्दों पर अक्सर कंगना अपनी राय देती रहती हैं और इसी बीच ऑक्सीजन को लेकर भी वह काफ़ी चर्चित रही। उसके बाद पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी की जीत पर कंगना ने कई ट्वीट्स किए और उन्होंने बंगाल हिंसा के खिलाफ अपनी राय रखते हुए टीएमसी पर गंभीर आरोप भी लगाए, जिसके कुछ ही देर के बाद कंगना का ट्विटर अकाउंट परमानेंटली सस्पेंड कर दिया गया। वैश्विक महामारी कोरोना ने विकराल रूप ले लिया है और बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हो रहे हैं और मौतें भी हो रही है। ऐसे में हमारे ज़िले के पुलिसकर्मी भी कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। ऐसे में थानों में काम करने वाले आरक्षी थाना प्रभारियों की सुरक्षा को भी देखते हुए भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने सोनारी थाना और कदमा थाना को सैनिटाइज किया, ताकि थाना में काम करने वाले पदाधिकारी और थाना पहुंचने वाले लोग दोनों को संक्रमित होने से बचाया जा सके।
मेरा शुभ नाम राहुल तिवारी। मैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का एक सिपाही हूं और मैंने आज से कुछ दिन पहले भी ये अभियान शुरू किया था जिसमें हर मंदिरों को सैनिटाइज़ किया जा रहा था। आज हमने कोरोना को देखते हुए हर थाना को सैनिटाइज़ करने का अभियान शुरू किया है और ये निरंतर हर थानाओं में जारी रहेगा। यही अभियान को आगे तक लेके जाने का उम्मीद रखा हूँ। आज हमने 2 थाना किया है, सोनारी थाना और कदमा थाना। कोशिश रहेगा कि जमशेदपुर के जितने थाना हैं उस सारे थानाओं को सैनिटाइज़ किया जाए। उद्देश्य ये है कि जो भी जिस तरह से कोरोना अपने उग्र रूप से आज जमशेदपुर में छाया हुआ है और मौत की जो तांडव मचा के रखा हुआ है उसको देखते हुए हम चाहते हैं कि हर थानाओं को इस तरह सैनिटाइज कर दिया जाए कि हमारे जो कोरोना वॉरियर्स इनको बोला जाता है, थाना के जितने भी सिपाही हैं और वो हमारे लिए लड़ाई कर रहे हैं तो उनकी भी जान बहुत सुरक्षित रखी जाए। इसके वजह से हम लोग ये सब अभियान किया जा रहा है। आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने आवासीय कार्यालय में संजीवनी वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यहाँ बताते चलें कि रांची के अस्पतालों में ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संजीवनी वाहन को हरी झंडी दिखाकर आज रवाना किया। मुख्यमंत्री आवास में आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने संजीवनी वाहन को रवाना किया। इसके माध्यम से अब रांची के अस्पतालों में ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जाएंगी। साथ ही आपको बता दें कि रांची के बाद इसे जमशेदपुर और धनबाद में भी शुरू किया जाएगा। अस्पताल को किसी भी समय ऑक्सीजन के सपोर्ट के लिए जीपीएस युक्त इस वाहन को भेजा जाएगा। इधर शहर में कोरोना के बीच चोरी छिनतई जैसे मामले भी सामने आ रहे हैं। इसी बीच आज देवनगर के रहने वाले नरेश दास को एक घर में चोरी करते हुए बिष्टुपुर पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ लिया और पूछताछ के लिए उसे थाना लेकर गई। अभी क्लियर नहीं हो पाया, फिर भी फोन किया तो इधर कुछ चोरी वगैरह करने का कोशिश कर रहा था, उसी के लिए आए हैं। थाना जरा एक बार क्लियर होगा पूछताछ के बाद। भैया कोई बात क्या? नरेश दास अपने आप को देवनगर का रहने वाला बता रहा है। देवनगर बन्ना गुप्ता फैंस क्लब की ओर से निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई है जिससे शहर के लोगों को लाभ पहुंचेगा। इस बाबत जानकारी देते हुए कांग्रेस नेता मनोज झा ने बताया कि कोविड के चलते शहर में एम्बुलेंस की कमी को देखते हुए बन्ना गुप्ता फैंस क्लब की ओर से ये एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई है ताकि मरीजों को किसी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। मेरा नाम मनोज झा है। मैं कांग्रेस पार्टी का वरीय महामंत्री हूँ जिला का। इसके अलावा मैं मांगों का प्रभारी भी हूँ कांग्रेस पार्टी का। वैश्विक महामारी कोविड को ध्यान में रखते हुए जब इन दिनों जमशेदपुर में कोविड का कहर लहर चल रहा है, अत्यधिक लोग प्रभावित हो रहे हैं, अत्यधिक लोग संक्रमित हो रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में, विषम परिस्थिति में जिला प्रशासन या किसी एक संस्था की ये जिम्मेवारी नहीं होगी कि वो सारे दायित्व का निर्वाह कर सके। हम लोगों ने देखा कई हमारे कार्यालय में आम आदमी आकर हम लोगों से एम्बुलेंस सेवा की मांग कर रहे थे। इसी क्रम में बन्ना गुप्ता फैंस क्लब की ओर से माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता जी के निर्देशानुसार हम लोगों ने एक निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा 24 घंटों निर्बाध चलाने का निर्णय लिया है जो पिछले 1 सप्ताह से चल रही है और हम लोग इसको तब तक सेवा जारी रखेंगे जब तक कि कोविड का जमशेदपुर से नामो निशान नहीं मिट जाता है। जमशेदपुर में कोरोना काल के दौरान मारवाड़ी समाज सेवा के लिए आगे आई है, जहां कैंसर अस्पताल में इलाज चल रहे मरीजों के परिजनों को लगातार भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। वैसे इनके रहने के लिए टाटा स्टील की तरफ से गेस्ट हाउस दिया गया है। हालांकि इनके खाने का इंतज़ाम इन्हें खुद ही करना है। इसको देखते हुए मारवाड़ी समाज के लोगों के द्वारा यहां रोज़ाना मरीजों के परिजनों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। इनके अनुसार इस महामारी के समय बाहर के खाने से संक्रमण का भी खतरा है, जिसको देखते हुए इनके द्वारा पौष्टिक आहार की सेवा यहां उपलब्ध करवाई गई है। एक परिस्थिति हमारे पूरे विश्व में चल रहा है। हम लोग अपना कैंसर हॉस्पिटल खास करके ये जो यूनियन टाटा स्टील यूनियन के जो गेस्ट हाउस है
वहाँ पे जितने भी लोग कैंसर के इलाज के लिए आते हैं बहुत दूर से आते हैं और उनकी जो माली हालत है वो उतना ठीक नहीं रहता है। तो ये तो टाटा स्टील यूनियन की तरफ से उन लोगों के रहने ठहरने के लिए जो है, उसके बाद मारवाड़ी समाज की तरफ से जो ये खाने का इंतज़ाम है, ये सही में लोगों को बहुत अभी के समय में जो हालत है, बाहर में कहीं खाने जाना या उसमें इन्फेक्शन फैलने की चाह, उसको यहीं पे खाना मुहैया करके एक बहुत अच्छा काम मारवाड़ी समाज कर रहे हैं। और ख़ास करके ये परिस्थिति में जितना कम लोग घर से निकल पाए, यही एक बचाव है और कोई बचाव हो नहीं सकता, क्योंकि जितने लोग कम निकलेंगे, एक दूसरे से संपर्क कम रखेंगे, मास्क पहनेंगे, हाथ सैनिटाइज करेंगे, उसके लिए। और हम लोग हॉस्पिटल में जो ट्रीटमेंट करना है उसका तो कर ही रहे हैं, लेकिन लोगों को ज़्यादा सचेत रहना पड़ेगा और लोगों को इस 3 चीज़ ही मेन है। उसके बाद तो इसके चक्कर में लोगों को डॉक्टर तक नहीं पहुंचना पड़ेगा। ये 3 जो मेन चीज़ है, मास्क पहनना, डिस्टेंस मेंटेन करना और कंटिन्यूअस हाथ धोना, इसको बरकरार रखें। कोरोना काल में शहर में रक्त की संभावित कमी को देखते हुए शहर की समाजसेवी संस्थाएं रक्तदान के लिए आगे आ रही हैं। रोटरैक्ट क्लब ऑफ स्टील सिटी के सदस्यों ने बड़ी संख्या में रक्तदान किया। गौरतलब हो कि केंद्र सरकार द्वारा 18 वर्ष से 45 वर्ष की आयु सीमा को वैक्सीन दिए जाने की घोषणा के बाद अब राज्य में भी कुछ दिनों में यह वैक्सीनेशन शुरू होने जा रहा है। ऐसे में वैक्सीन लेने के बाद एक लंबे समय अवधि के लिए लोग रक्तदान नहीं कर सकते हैं और इससे ब्लड बैंक में रक्त की कमी हो सकती है, जिसको देखते हुए ये युवाएं वैक्सीन लेने के पूर्व ही रक्तदान कर रहे हैं। रोटरैक्ट क्लब स्टील सिटी की तरफ से हर मंथ 3 या 4 तारीख को कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जाता है और जिस अगले मंथ भी हमने किया था, इस मंथ भी हमारा कैंप चल रहा है। हम चाहते हैं कि कोविड की सिचुएशन में लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम बढ़ के और ब्लड डोनेट करें और जिससे ब्लड की जो कमी है वो कमी को फुलफिल किया जाए और मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट हो सके। कितना रक्त नहीं किया जा रहा है? सर, अभी तक हमारा 20+ ब्लड डोनेट हो चुके हैं और हमें उम्मीद है कि हम 50 के नंबर को पार कर जाएंगे आज के दिन पे। ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण गजराज के आतंक से बहुत परेशान हैं। आए दिन हाथियों द्वारा जान माल व घरों को क्षति पहुंचाया जा रहा है। कुटाम और बोड़ा जंगल में दर्जनों हाथियों की झुंड ने डेरा जमाया हुआ है। वहीं ईचागढ़ थाना क्षेत्र के बोंडा गांव में शुक्रवार की देर रात को झुंड से बिछड़े एक हाथी ने जमकर उत्पात मचाया। बिछड़े हाथी ने एक ही रात में 8 घरों को तोड़कर घर में रखे धानों को चट कर गया। हाथी ने संतोष कुमार, श्रीकांत कुमार, भुवन सिंह मुंडा, भृंगू, त्रिलोचन, कृष्णा कुमार सहित 8 लोगों का घर तोड़ दिया है। वहीं ग्रामीण एकजुट होकर हाथी को जंगल की ओर भगा दिया। हाथियों का झुंड गांव के पास के जंगल में रहने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं संतोष कुमार ने बताया कि दीवार से सटे उनके पिताजी सोए हुए थे और जैसे ही दीवार धंसने की आवाज़ आई तो वह जग गए और वहां से भाग गए, जिससे बहुत बड़ा हादसा टल गया। वहीं ग्रामीणों ने वन विभाग के प्रति आक्रोश जताया। ग्रामीणों ने बताया कि पहाड़ के बगल में गांव है, इसीलिए प्रतिवर्ष हाथी द्वारा घर तोड़ा जाता है, मगर वन विभाग से मुआवजा भी नहीं मिलता है। मेरा घर हाथी घुस गया और मेरा पिताजी सोया हुआ था उस वस्तु में, वो बल्डर तोड़ा तो गिर गया मेरा पिताजी के ऊपर में, उसके भाग गए। मेरा पिताजी बाहर निकल गया किसी तरफ और हम सब लोग निकल गए घर से। एक ही घर। कितना घर तोड़ा यहाँ? यहाँ मोटा मोटी 6-7 घर तोड़ दिए। हम लोग मांग क्या, मेरा जो क्षति हुआ है इसका बंदोबस्त तो कुछ सरकार को करना चाहिए ना, हम लोग गरीब आदमी। और चलते एक नजर आज की सुर्खियों पर। शहर में कोरोना के कहर व सरकारी गाइडलाइंस का भी लोगों पर नहीं दिखा असर। दवा दुकानों में जमकर हो रही भीड़। मुख्यमंत्री ने आवासीय कार्यालय से संजीवनी वाहनों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना, लोगों को मिलेगी राहत। बिष्टुपुर पुलिस ने देवनगर के रहने वाले नरेश दास को एक घर में चोरी करते हुए रंगे हाथों दबोचा। दिन भर की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए AM News 24 बात खबरों।